संबंधित सामग्रियां जो आपका अध्यापन करने में, अधिगम करने में कुछ सामग्रियां हेल्प करती हैं। इसको अगर आप समझो तो ऐसे समझ सकते हो कि दो तरीके के स्कूल होते हैं। एक स्कूल वो कि जब आप अपने बच्चे को ले जाते हैं तो बहुत बढ़िया मिक्की माउस बना होता है, कुछ बत्तखें बनी होती हैं, बढ़िया करके क्या क्या होते हैं, टॉम एंड जेरी बने होते हैं, बढ़िया आर्ट्स होती है, शेर, जंगल, जिराफ। जैसे अगर स्प्रिंगडेल कॉलेज में आप जाओ तो बड़ा अच्छा सा उन्होंने बनाया है। जैसे ही आप घुसोगे तो एक तो ये था वो पेंटिंग के रूप में बना सकते थे, लेकिन यहाँ पेंटिंग के रूप में ना बना के उन्होंने बकायदा पूरी प्रतिमा के रूप में, जैसे वो टाइगर चौराया है नहीं, उसको टाइगर है। तो जब सुबह सुबह को जाओ तो जो पेरेंट्स घूमने आते हैं अपने बच्चे को टाइगर के ऊपर बिठाते हैं और उसके फोटो खींचते हैं। और एक बार तो एक ट्रक वाले ने वो टाइगर उड़ा दिया था, तो डीएम साहब ने दोबारा से टाइगर फिर से रखवाया। तो इस तरीके से क्या होता है, एक जीवंत आकृति अगर उसकी जगह पे टाइगर का चित्र होता वो इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना कि वो आकृतियां बनी हुई होती, मॉडल होता है। हाँ, मॉडल शब्द सही है। तो जैसे आप स्प्रिंगडेल कॉलेज में जाएंगे तो क्या होगा कि छोटे वाले बच्चों वाले में वहां पे बहुत बढ़िया बढ़िया मॉडल बने हुए हैं, बच्चे उनसे मोटिवेट होते हैं, बच्चों को अच्छा लगता है। ये चीज क्लियर हुई। तो एक बच्चे का स्कूल ऐसा है जिसपे कोई ड्राइंग पेंटिंग नहीं है, कोई चित्रकारी नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहां बच्चे का मन नहीं लगता है। और एक वो है गुड्डे गुड़ियां बने हैं, शेर बने हैं, भालू बने हैं, चूहा बना है और अच्छे कार्टून बने हैं, तो बच्चों का क्या होता है, मन लगता है। ठीक कुछ ऐसा ही होता है। और ऐसा क्या होता है कि जैसे जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं या तो पढ़ाने में क्या होता है कि जैसे अगर एक उसकी सिंपल किताब है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जो छोटे बच्चों की जब आप पढ़ते थे कक्षा 1 में, 2 में, 3 में, 4 में और 5 में, तो आपके साथ क्या होता था, जब आप पढ़ते थे तो पढ़ते पढ़ते आपके में चित्र होते थे, लेकिन जब आप कक्षा 9 में आए तो वो चित्र कहाँ चले गए, गायब हो गए। और हाई स्कूल में आए तो कोई चित्र नहीं मिला। हाँ, इतना था कि कक्षा 6 में मीरा को पढ़ा तो मीरा का एक छोटा सा फोटो हुआ करता था, कबीर का एक छोटा सा फोटो हुआ करता था, लेकिन बाद में फोटो बंद हो गए। क्योंकि असल में होता क्या है, जो चित्र होते हैं ये अवधारणाओं को समझाने में, ये कॉन्सेप्ट को समझाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। बच्चे की उसमें रुचि बढ़ जाती है चित्रों से। अब आप ही हो, आपको एक अच्छी सी मैगजीन ला के दे दी जाए जिसमें बढ़िया बढ़िया चित्र हैं, अरे मैगजीन की तो बाद में बात करेंगे, आपको जब इंग्लिश का अखबार मिलता है तो काला अक्षर भैंस बराबर। जो नहीं पढ़ सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं उनको समझ में आता है, तो वो क्या करते हैं, लोग चित्र देखते हैं, बड़े लोग भी चित्र देखते हैं। और जो अनपढ़ लोग होते हैं उन्हें भी अखबार मिल जाता है तो वो अखबार में चित्र देखते हैं। तो एक बात तो समझ में आई कि चित्रों से क्या होता है, इंप्रेशन सही बनता है। असल में इसके पीछे एक साइकोलॉजी है। वो साइकोलॉजी कोई बता सकता है, चित्रों के पीछे साइकोलॉजी क्या है? चित्रों के पीछे क्या साइकोलॉजी है? चित्र क्यों इफेक्टिव होते हैं? मानव ब्रेन, मानव मस्तिष्क किसी अक्षर को नहीं पढ़ता, वो केवल चित्रों को समझता है और चित्रों से वो चीज़ माइंड में स्पष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? चित्रों से। तो बच्चों के लिए भी क्या होता है, चित्रों का कॉन्सेप्ट होता है। तो वही बात आई कि प्राथमिक स्तर, यहाँ मैं फिर एक बात कहूँ कि आप एक चीज़ की गांठ बांध लें कि जो आपका स्तर है प्राइमरी स्तर है, और पेपर में भी ये बात ध्यान रखोगे तो तुम्हारे 20 नंबर एक्स्ट्रा आ सकते हैं कि ये बच्चा छोटा है और प्राइमरी लेवल का है। अपना लेवल मत लगा देना कहीं वहाँ पे। अपना लेवल, आपको 3 भूमिकाओं में रहना पड़ेगा। एक भूमिका में रहना पड़ेगा शिक्षक की, एक छात्र की और एक साइकोलॉजिस्ट की, थोड़ा सा हटके। अब इसका मतलब क्या है साइकोलॉजिस्ट की? जैसे आप प्याजे का कॉन्सेप्ट लगा रहे हो बच्चे के साथ, तो आपको प्याजे बनना पड़ेगा, आपको प्याजे की तरह सोचना पड़ेगा। जैसे एक मूवी आई थी धूम, तो उसमें जो चोर चोरी करते थे किससे करते थे? बाइक से। वो जॉन अब्राहम था, और इससे पहले भी जो मूवी आई थी। और जो पुलिस किससे पकड़ती थी? कार से। तो चोरों को पकड़ नहीं पा रही थी। तो जो उसमें पुलिस वाला थे वो कौन थे? उसका अमिताभ बच्चन के बेटे का क्या नाम है? अभिषेक बच्चन। तो उसने क्या कहा, हम क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं चोरों को? क्योंकि हम चोरों की तरह सोच नहीं पा रहे हैं। जब चोरी करके भागते हैं बाइक से, हम पकड़ते हैं कार से, अब हम भी पकड़ेंगे बाइक से। तो आपको वहां पे उस भूमिका में आना पड़ सकता है, तब आप उसको समझ पाओगे। तो उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून, बच्चों के लिए कार्टून क्या है, जरूरी है। अरे जब आप भी छोटे थे तो चंपक हो गई और वो गिल्लू हो गई और वो नागराज की एक मैगजीन आती थी, पता, और चाचा चौधरी आते थे, इस तरीके की मैगजीन आप लोग पढ़ते थे। भाषा विज्ञान आदि बच्चों की भाषा विकास में सहायक है। तो भाषा क्या लिखा है? भाषण। कार्टून, उसमें क्या होना चाहिए? भाषण। और इसमें भाषण जो है वो बच्चे के किस में सहायक है?
विकास में। किसमें? विकास। यहाँ जे आएगा विकास, कि अगर उसकी पाठ्य पुस्तक में कार्टून है, ये भाषण का मतलब डायलॉग से कह सकते हो। डायलॉग बच्चों को अच्छे लगते हैं, जैसे एक शेर बना हुआ है, उसके मुंह के पास से डॉट डॉट बना है और ऐसे करके डायलॉग। तुमने देखा कि ये शेर जो है वो बात कर रहा है, हिरन जो है बात कर रहा है, तो इससे क्या होता है, इसका अगर विकास है तो बच्चे की भाषा विकास में सहायक होते हैं। बच्चे की भाषा विकास में सहायक होते हैं। भाषण आदि और डायलॉग क्या करते हैं, बच्चे के भाषा विकास में सहायक होते हैं। वरना वो भी कैसी हो जाएगी, नीरस हो जाएगी। ठीक है, जैसे प्रियंका को जब पहली बार वो दिया गया युद्धपोत पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले उसने चित्र पे कंसंट्रेशन किया, एकाग्रता किस पे लगाई, युद्धपोत के चित्र पे। उससे चित्र क्लियर नहीं हुआ, उसने तुरंत गूगल का सहारा लिया। ये तो बड़ा ब्रेन है, ये तो बेस्क ब्रेन कह सकते हैं, ये शिक्षक का ब्रेन है। तो इसने जैसे ही गूगल क्रोम पे उसे देखा, ये तुरंत समझ गई ऐसा जहाज जिस पे हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट ये सब हैं। इसको तुरंत क्लियर हो गया ये एक ऐसा वाहन है जिस पर लड़ाकू विमान उतर सकते हैं और जाके जा सकते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर। तो क्लियर आ गया कि बच्चे की किताब में कार्टून होने चाहिए, अच्छे अच्छे डायलॉग होने चाहिए, भाषण होने चाहिए। असल में इसके पीछे दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो ये कि ब्रेन किसको पकड़ता है, चित्रों को पकड़ता है, और दूसरा भारत में इसका जो श्रेय है वो किसे जाता है, गीजूभाई बधेका को। गीजूभाई बधेका, देखो जो 2-3 लोग जो हैं वो प्राइमरी एजुकेशन में मील का पत्थर साबित हुए। ये मील का पत्थर क्या होता है, ऐसा पत्थर जिसके आगे कुछ भी टिक ना पाए। एक मौर्य मॉन्टेसरी पूरा प्राथमिक एजुकेशन का सिस्टम ही बदल दिया। वो जान गई कि बच्चे को गोला समझ में नहीं आता है, उसे अंडा समझ में आता है, क्योंकि अंडा क्या है, उसके परिवेश में है। और वो कहते हैं चीज़ों को जोड़ना, अंडे से किसको जोड़ा, सर्किल को जोड़ा। बच्चे को तुम पढ़ाओ कि ये क्या है, गोला है, उसे समझ नहीं आएगा, उसे गेंद दिखाओ, ये कैसी है, गोल है। चीज़ों को आपस में जोड़ना, व्यक्तिगत जीवन से जोड़ना। बात आ रही समझ में? अब मैं भी तो आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपके व्यक्तिगत जीवन से इसको जोड़ रहा हूँ। तो गीजूभाई बधेका पहले कुछ पत्र उत्र छापते थे, प्रिंट करते थे, किताब प्रिंट करते थे। अचानक उनने क्या देखा कि बच्चे उन कॉमिक्स को ज़्यादा खरीदने लगे, बच्चे उन समाचार पत्रों को ज़्यादा खरीदने लगे, बच्चे उन प्रिंटिंग पेपरों को ज़्यादा खरीदने लगे जिस पर चित्र बनते थे। उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। अब बच्चों के लिए वो क्या छापने लगे, कहानी, पत्रिकाएँ और अच्छी अच्छी किताबें जिसमें कार्टून बनते थे। और ये बात उन्हें समझ में आ गई कि बच्चों को कॉन्सेप्ट किससे क्लियर होते हैं, चित्रों से, कार्टून से क्लियर होते हैं। उन्होंने ये बात बताई किसको, गांधी जी को। गांधी जी उनके कौन थे, दोस्त थे। और जब वर्धा सम्मेलन हुआ, आप अगर पढ़ोगे, फिजा मैडम ने सुपर टेट में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, क्या टॉपिक का नाम था, प्रारंभिक बुनियादी शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा के भारत में प्रयास, नवीन प्रयास। तो उसमें ये जो वर्धा वाली जो मीटिंग हुई थी, उसमें ये बात गांधी ने रखी थी कि बच्चे को जो प्राथमिक शिक्षा दी जाए, बेसिक शिक्षा, उसमें कार्टूनों का, उसमें चित्रों का बहुत महत्व होना चाहिए। भाई किसी बीए की कक्षा की किताब खोल के देख लो, कोई भी चित्र नहीं मिलेगा, और छोटे बच्चों में क्या मिलेगा, चित्र मिलेंगे। भैया ये वाले कूलर को थोड़ा ऊपर कर दो, तो इसका वो, तो उसमें चित्र मिलेंगे। भाषा सीखने में भाषा संबंधित बाल साहित्य महत्वपूर्ण है। अब आया सही कीवर्ड कि जो गीजूभाई बधेका थे वो बाल साहित्य लिखते थे, बाल साहित्य प्रिंट करते थे। और जिसके बाद क्या हुआ, उधर मौर्य मॉन्टेसरी इटली की थी, वो काम कहाँ कर रही थी, इटली उसके आसपास। इधर आ गई वो इंडिया में, तो इंडिया में भी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो जे मील का पत्थर कौन कौन साबित हुए, मौर्य मॉन्टेसरी हुई, गीजूभाई बधेका हुए। देखो वही बात आ जाती है कि लोग कहते हैं सफलता नहीं मिल रही, काम नहीं हो रहा। असल बात ये, आप अपना 100% दे ही नहीं रहे हैं। अगर आप अपना 100% दें पूरी एनर्जी का, भाई सूरज की रोशनी होती है, वो लेंस होता है, लेंस देखा आग लगाने वाला, वो लेंस क्या करता है, जितना उसका सरफेस होता है उसकी पूरी एनर्जी एक पॉइंट पे लगा देता है, और जब उस पॉइंट पे आता है तो वो आग लगा देता है। असल में कंपटीशन भी कुछ ऐसा ही है, अगर अपनी पूरी जान आप एक पॉइंट पे लगा दो तो सफलता मिल ही जाएगी। अब आपकी एनर्जी कहाँ कहाँ लग रही है, खाना बनाने में, बर्तन धोने में, घर के काम देखने में, बच्चों को संभालने में, बॉयफ्रेंड से बात करने में, सहेली से बात करने में, उस शॉपिंग करने में, उसे और स्टोरियां सुनाने में, उसकी भाभी का हालचाल लेने में। तो जब एनर्जी सारी वहाँ जाएगी तो यहाँ काम कैसे होगा।
भाई एक लड़की है स्टूडेंट, पता लगा उसके भैया की शादी है, अब उसमें शॉपिंग का दौर रोज चल रहा है, अब वो रोज शॉपिंग के बारे में सोचेंगी या वो जाएंगी तो फोकस क्या हो पाएगा। असल में सारा गेम जो है फोकस का है, और फोकस तोड़ने में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है मोबाइल का। कुछ नहीं करो, 3 घंटे के लिए अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके कोने में डाल दो, रिजल्ट देखो तुम्हें कैसा मिलेगा। रिजल्ट कुछ ऐसा मिलेगा, फोकस बढ़ जाएगा, फोकस बढ़ जाएगा। कुछ मत करो, जब शाम को 8 बजे पढ़ने बैठो सबसे पहले मोबाइल स्विच ऑफ करो, किसी अलमारी में बंद करो, उसकी चाबी अपनी छत पे फेंकाओ और इसके बाद 6 घंटे पढ़ो। वो फोकस बनेगा कि आप कुछ कह नहीं सकते। फोन की कुछ शकल ही ऐसी है, जैसी देखोगे तो सबसे पहले उंगली जाएगी तो व्हाट्सएप पे जाएगी, फिर टेलीग्राम पे जाएगी, फिर जाएगी किस पे, यूट्यूब पे। यूट्यूब 2 तरीके से काम करता है। असल में यूट्यूब भी आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलता है। उसने एक शॉर्ट्स लगा रखे हैं जो कुछ 15 सेकंड के होते हैं, जिसने वो एक बार टच कर दिया तो 1 घंटा तो गया, 1 घंटा तो गया। और वो आपके ब्रेन के अकॉर्डिंग चलता है। अगर आप फैशन डिजाइनर हैं तो फैशन डिजाइनर की चीज़ें आएंगी, अगर आप कोई लकड़ी का काम करते हैं तो लकड़ी जैसा काम आएगा, अगर आपकी रुचि कुकिंग में है तो सारी वीडियो कुकिंग की आएगी, अगर आपकी रुचि डांसिंग की है तो सारी वीडियो डांस की आएंगी, और आपकी रुचि अगर एजुकेशन में है तो सारी वीडियो एजुकेशन की आने लगेंगी। तो तुम्हारा जो सबसे ज़्यादा फोकस तोड़ रहा है वो मोबाइल फ़ोन तोड़ रहा है, इसे मेहरबानी करके अपने से दूर रखो। अब आप कहोगे सर इसके बिना काम कैसे पढ़ाई का? बिल्कुल हो जाएगा। तुम अपना समय निश्चित करो कि मैं 2 घंटे ही मोबाइल से काम करूंगी, उस दौरान मोबाइल आपके पास रहेगा। पढ़ाई में 3 तरीके के काम होते हैं। पहला होता है कॉन्सेप्ट को समझना, वहाँ मोबाइल का इस्तेमाल हो सकता है, मोबाइल की हेल्प ली जा सकती है। दूसरा काम होता है नोट्स बनाना, मोबाइल की हेल्प ली जा सकती है। तीसरा काम होता है याद करना। इस कंडीशन में मोबाइल को दूर रखो, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया कि बाल साहित्य में क्या होती हैं? बच्चों की पत्रिकाएं, या जिनको मैगजीन कहते हैं। बच्चों के और क्या क्या होते हैं? चंपक हो गई, ये सब इसकी हो गई। कुछ किताबें होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा किताबें भी लोग छापने लगे हैं बच्चों के लिए, तो ये सब किस में आता है? बाल साहित्य, जो स्पेशल बनाया गया हो किनके लिए? बच्चों के लिए, इसे कहते हैं बाल साहित्य। बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार रोचक विषय वस्तु होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अब कोई एग्जाम्पल देके बताओ। मान के चलो नेहा शर्मा तुम एक शिक्षिका हो और तुमको ये कहा गया कि बच्चों के लिए एक रोचक बाल साहित्य बनाना है, तो तुम उसमें क्या क्या मटेरियल डालोगी? चित्र किस चीज के, क्या मटेरियल होना चाहिए? हाँ, कौवे वाली देखी। मतलब इससे क्या हो रहा है? बच्चे की कल्पना शक्ति का विकास हो रहा है, उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। सिवाय उसके ये कहानी लिखी होती, जैसे अगर मुझे मौका दिया जाए बाल साहित्य करने का, तो मैं जंगल की अच्छी अच्छी कहानियाँ, जिसमें एक जंगल बनाऊंगा, शेर बनाऊंगा, हिरन, और कहानी लिखूंगा एक जंगल था, और उसमें कहानी नहीं लिखी जाएगी, डायलॉग होंगे। शेर कह रहा होगा मैं यहाँ का राजा हूँ, और मैं अचानक क्या होता है, एक सियार आ जाता है जो रात को धोबी के टब में गिर जाता है। अब सियार देखता है यार मैं तो पूरा चेंज हो गया, और जब वो जंगल में पहुंचता है तो जानवर कहते हैं ये कौन सा प्राणी आया है, क्यों ना इसे ही राजा बना दिया जाए। तो ऐसी रोचक कहानियाँ जिसमें शेर की, चीते की, भालू की, एनिमल्स की कहानियाँ, बोलते हुए एनिमल। और ये कॉन्सेप्ट किसका है? ये आज के कोई मनोवैज्ञानिक नहीं है, आज से हजारों साल पहले चाणक्य ने अपने अर्थ, जो चाणक्य जो था उन्होंने पंचतंत्र में ये बता दिया। विष्णु शर्मा जो इसके राइटर हैं, इस पर भी काफ़ी विवाद है। कोई कहता है कि पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं, कोई कहता है चाणक्य हैं। तो ये सब विवाद की स्थिति है। तो उन्होंने जो कहानियाँ लिखी, वो जो सीख दी गई वो जानवरों के माध्यम से दी गई। जैसे आपको याद होगा जो यूपी बोर्ड के पढ़े हुए हैं, एक कहानी थी कि एक अमर शक्ति, उग्र शक्ति राजा थे, उनके बेटे थे 4, तो उनको शिक्षा देने के लिए कहानी सुनाई गई थी कि 4 ब्राह्मण जो थे वो ज्ञान को अर्जित करके आ रहे थे, अचानक उन्हें शेर के अस्थि पंजर मिले, याद आई? तो तीनों बोले हमारे पास विद्या है और हम इसे जिंदा कर देंगे। तो चौथा बोला रुक जाओ, ये दुस्साहस मत करो, क्योंकि अगर शेर जिंदा हो गया तो हमको खा जाएगा। और फिर क्या होता है, वो कहता है मैं चढ़ जाऊं पहले पेड़ पे, और जैसे ही वो तीनों शेर को जिंदा करते हैं शेर उन्हें खा लेता है। तो कुल मिला के शेर के माध्यम से, इन चीज़ों के माध्यम से क्या करी जाती, कहानी बताई जाती है, ठीक है। और असल में ये कोई चीज़ बहुत पुरानी है। आपको भी जब आपके पिताजी डांटते हैं किसी लड़के को तो क्या कहते हैं, जिस प्रकार से कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हुई उसी तरीके से तू भी सीधा नहीं होगा। तो इसमें भी तो एनिमल का सहारा लिया गया। तो ये क्या होता है, बाल साहित्य।
चित्र बनाना पहली कक्षा में लिखने के अंतर्गत आता है। चित्र बनाना पहली कक्षा में लिखने के अंतर्गत आता है। अगर आप बच्चे को चित्र बनवा रहे हो तो वो भी किसके अंतर्गत आता है? लिखने के अंतर्गत आता है। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो यहाँ पे है अमूर्त संकल्पना। ये अमूर्त संकल्पना क्या होती है? जो नहीं दिखती है। वेरी गुड। रचना और अल्पना का आंसर बिल्कुल सही है, जो नहीं दिखती है। जैसे ये, इसके पीछे की अमूर्त संकल्पना क्या है? कौवा था, प्यासा था, मटके में पानी कम था। अमूर्त संकल्पना मतलब सोच उसकी डेवलप करती है। जैसे आपने उसे कहानी सुनाई कि अगर यहाँ कंकड़ नहीं होते तो क्या होता। अब वो सोच रहा है तो कौवा प्यासा रह जाता, तो कहीं वो दूर से लेकर आता। तो ये क्या होती है? अमूर्त। अमूर्त जो दिखाई ना दे, अमूर्त दिखाई दे। जैसे आपका बच्चा स्कूल में आया, जेब फाड़ के आया है, उसकी जेब भी फटी हुई है, 2-3 बटन भी टूटे हुए हैं, तो आपने अमूर्त संकल्पना समझ लीजिए मारपीट करके आया है। वो बात अलग है कि पड़ोसी के ही पेन मार आया। अब उसकी मम्मी का थोड़ी बात कॉल आई कि आपके बच्चे ने हमारे बच्चे के पेंसिल मार दी, उसका मुंह नोच लिया, उसके बाल खींच लिए। बच्चे भी बड़ा चालाक होते हैं, लड़ाई में एक्सपर्ट बच्चे अलग ही होते हैं। जो बच्चे लड़ाई में एक्सपर्ट होते हैं मतलब बाल पकड़ते हैं, और जैसे ही सामने वाली पार्टी के बाल पकड़ते हैं, सामने वाली पार्टी चक्कर में पड़ जाती है। और जब हम लोग लड़ते थे शुरू में, जब छोटे थे, ध्यान है, तो उस समय बाल तो पकड़ते ही थे और उसके खास टारगेट बस यहाँ करते थे, बोले यहाँ मार इसके यहाँ। तो उन्हें पकड़ लिया और उसको मिलके पीटा है। अगर उसको मौका लग गया, उसने हमें पीट लिया। कुल मिला के पिटना पिटाना चलता रहता था। पिटे भी पीटे भी, बहुत से काम कर, सभी पिटे पिटे। ऐसा कौन है जो स्कूल में नहीं पीटा है, या जिसने नहीं पीटा है? सबने पीटा है। तो कहने का मतलब अमूर्त संकल्पना समझ में आ गई। कुछ चीज़ों को देख के पीछे का बैकग्राउंड समझ लेना, ठीक है। प्रिंट समृद्ध परिवेश जरूरी है। फिर वही बात आ गई, प्रिंट समृद्ध का मतलब प्रिंट दीवारें। अब जैसे ये जैसे ही मुझे कुछ भूगोल में पढ़ाना होता है तो नक्शे लगे हुए हैं। यहाँ ये भारत का नक्शा है, ये वर्ल्ड का नक्शा है, ये हमारा सिलेबस लिखा हुआ है। तो ये सब क्या करता है? समझने में हेल्प करता है, ठीक है। और यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। जो लोग स्टूडेंट माइंड से खेल रहे हैं वो तो देखें कंटेंट, लेकिन जो लोग टीचर बनने जा रहे हैं, जैसे प्रीति कुलरतन हो गई, प्रियंका हो गई, तो तुम ये मत समझो मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। तुम टीचिंग पैटर्न पर फोकस करो कि मेरा समझाने का तरीका कैसे है, मैं कहाँ से एग्जाम्पल पकड़ रहा हूँ, मैं किस तरीके से ब्रेन में पहुँचा रहा हूँ, और मैं कितना जीरो ले रहा हूँ। या 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि आप ये समझ रहे हो कंटेंट क्या है, एक टीचर का स्टाइल समझो कि आखिरकार टीचर कैसे करके पढ़ा रहा है। तो तुम दोनों को ये नहीं समझना है कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, तुमको ये देखना है कि किस तरीके से चीज़ों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। स्किल पर तुम दोनों को काम करना है। अब इसके बाद मुझे ये वाली बात समझाना है कि बाल साहित्य के विभिन्न उपयोग से हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जान सकते हैं। अब फिर वही बात आ गई, विविध रूप, विविध रंगीन छटाएं, विविध प्रत्युत्तियां, यानी कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, ये सब क्या हो गए? विविध रूपों को जान सकते हैं, ठीक है। कहानी हो गई, डायलॉग, संवाद। 2 एक्टर ऐसे रहे बॉलीवुड में जिनको बहुत लंबे समय तक एक्सेप्ट नहीं किया गया था, लेकिन जब उन्होंने अपने स्ट्रगल पर, अपने मेहनत के बल पर खुद को स्थापित किया, आज ऐसा कोई नहीं है जो उनके डायलॉग सुने बिना नहीं रह सकता। पहला नाम है राजकुमार का और दूसरा नाम है नाना पाटेकर का। अगर इनका ये लोग सामने प्रकट हो जाएं तो डायलॉग सुनने का इनका मजा ही अलग है। वो कौन सा डायलॉग है? बहुत अच्छा है कि तुम्हें तो जरूर मारेंगे, वो जगह भी हमारी होगी, वो वक्त भी हमारा होगा। तो कहने का मतलब क्या है? वो डायलॉग आज भी आप बहुत पसंद करते हो। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वो मूवी में डायलॉग देख के आ गया, बोले तुम्हें तो हम जरूर मारेंगे। अब वो दूसरे बच्चे के सामने प्रकट हुआ, उनने डायलॉग चिपका दिया, भले ही उसमें दम नहीं था। अब सामने वाला टेंशन में आ गया, बोले धमका गया। कई बार सास बहू में लड़ाई होती है तो बहू में दम भले ही ना हो, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग डायलॉग चिपका देती है, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, तो सास भी टेंशन में आ जाती है। जैसे बहू ने कह दिया तुमको गोली मार दूंगी मैं, अब वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, भले ही उसके पास ना 9mm का पिस्टल है, ना रिवॉल्वर है, ना कुछ है, लेकिन सास टेंशन में आ जाएगी, अरे ये गन की बात कर रही है। अब पता लगा कभी सास के हत्थे जो है वो मोबाइल लग गया बहू का, तो यूट्यूब का जब चैनल खोला तो उसमें सर्च हिस्ट्री में क्या है, सास का मर्डर कैसे करें, सास की हत्या कैसे करें। अब बहुत टेंशन में आ गई, अच्छा मेरी हत्या की प्लानिंग हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई बात कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं तो बात सच मानी जाएगी। तो डायलॉग जो है बहुत ही इफेक्टिव
होते हैं। और कई मूवियाँ हैं जिनके कई डायलॉग हैं जो आपको बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जैसे वो एक मूवी थी माझी, कितना बड़ा डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, खूब चला, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। असल में कंपटीशन में होता क्या है, दो कंडीशन होती हैं, या तो आप भाग जाओ या आप समस्या को भगा दो। जैसा कि चाणक्य कहते हैं, इससे पहले समस्या तुमको खाए, तुम समस्या को खा जाओ, एक मरेगा। जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में क्या होता है, जब ब्रेकअप होता है तो उसमें एक का लॉस होता है, या तो दूसरी पार्टी का लॉस हो जाए या तुम्हारा। अब तुमने पहले ही सोच रखा मेरा लॉस नहीं होना चाहिए, तो तुम्हारा लॉस नहीं होगा। ऑल ओवर एक का बड़ा नुकसान होता है, तो ये तय करना पड़ता है किसका नुकसान होगा। वैसे ही क्या है कि आपको डायलॉगों का बहुत बड़ा असर होता है और आपका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन जब भावनाओं के साथ करते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव होता है। अगला देखो, कक्षा 1 और 2 के छात्रों के लिए चित्रात्मक रूप से ही होनी चाहिए। कक्षा 1 और 2 के छात्रों की पढ़ाई किस रूप में होनी चाहिए? चित्रात्मक रूप, जिसमें शब्दों, वाक्यों और घटनाओं की वर्णन शैली चित्रात्मक हो, मतलब रिटिन में ना हो। एक कौआ था, वो आया, वो बैठा, पानी नहीं पी पाया, उनने कंकड़ डाले, पानी उड़ गया और पानी पी लिया। प्यासा कौआ। ऐसी लोमड़ी, एक लोमड़ी घूम रही थी, उनने अंगूर देखे, अब वो जोर कर रही है तो अंगूर का गुच्छा थोड़ा ऊपर बना दिया ताकि अंगूर उसको उपलब्ध ना हो सके। अब इसके बाद कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण में भाषा पुस्तक साधन होती है। मैंने आपको दो शब्द बताए थे, एक शब्द था साधन और एक शब्द था साध्य। इन दोनों में क्या अंतर है बताइए? वो जब बता रही हैं तो बीच में क्यों? तुम टीचर हो, अगर तुम ऐसे ही बच्चों से क्वेश्चन पूछोगे और वो अगर दूसरा बच्चा वहाँ पे बोलेगा तो बात खराब हो जाएगी ना। इसका एक नियम होता है, जिसे पता है वो हाथ उठाएगा, जिससे कहा जाएगा उसे बताएगा। हाँ मैडम बताइए, साधन साधन एग्जाम्पल देके। जो पेन है वो हमारा साधन है, पेन साधन है और जो लिख रहे हैं वो साध्य है। मतलब जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो क्या है? साधन, वो साध्य है। और जिसके माध्यम से कर रहे हैं, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो लक्ष्य क्या था? रावण को मारना। ये क्या हो गया? साध्य। और साधन क्या था? ठीक है, आपको नदी के उस पार जाना है, तो नदी के उस पार जाना क्या हो गया? साध्य। और बीच का पुल क्या हो गया? क्लियर हो गया? पढ़ना या पढ़ने में बाल साहित्य का सार्थक उपयोग महत्वपूर्ण है। आप बाल साहित्य का सार्थक उपयोग करो। अब जैसे आप जब टीचिंग करते थे, ध्यान करो, तो टीचिंग करने में क्या करते थे? आप जो टॉपिक पढ़ाते थे उसका बढ़िया सा चार्ट बना के ले जाते थे। वो यही तो है, उस चार्ट में बढ़िया ड्राइंग एंड पेंटिंग करके। और कई बार तो आप आलसी होते तो खरीद लाते थे, बोले लाओ दुकान से ही खरीद लाओ। या कोई सहेली है ऐसी जिसका राइटिंग वोटिंग बहुत अच्छा है, उससे भी जुगाड़ तुगाड़ करके बनवा लिया। सीधे बना तो सीधे बना, नहीं तो तुझे ब्लैकमेल करना हम जानते हैं। लड़कियां बहुत चालाक होती हैं, काम करवा ही लेती हैं। बोले अगर तूने ना किया तो समझ लेना अंकल जी को सब बता दूंगी। तो जो अंकल जी को सब बता दूंगी तो लड़की टेंशन में। लड़के भी ऐसा ही करते हैं। लड़के कैसा करते हैं, जैसे जब मुझे अपना काम करवाना था बीएड में, तो मैंने ऐसे ही काम करवाया अपने दोस्तों से। मैंने या तो बनाओ या फिर अंकल जी से मैं बात करूं। बोले रुको, अंकल जी तक बात मत पहुंचाओ, हम तुम्हारा काम कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से काम हो जाते हैं। विद्यालय आने से पहले बालक के अंदर भाषा होती है जो अपनी स्व अभिव्यक्ति कर सके। मतलब इतनी तो होती है कि अपनी बात कह सके। छोटा बच्चा अपनी बात कह सकता है। पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, अन्य प्रिंट साहित्य भाषा सीखने में सहायक या साधन में से कई नाम हैं। जैसे एक नाम है क्या? साधन। तो इसी का एक नाम है सहायक, इसी का एक नाम है साधक, इसी का एक नाम है साधन। ये तीनों चीजें पर्यायवाची हैं, साधक, साधन, सहायक। क्लियर? अब भाई राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण जो है वो साधन भी है, सहायक भी है और साधक भी है। क्लियर हो गया? पर साध को थोड़ा सा अलग रखना, कहीं साध को इसमें ले जाके जोड़ दो। अब आ जाओ यहाँ, कक्षा 1 और 2 में भाषा शिक्षण के साथ साथ कला शिक्षण को भी शामिल करना चाहिए। मतलब बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ ड्राइंग एंड पेंटिंग, वो भी ये वाली चित्रों के माध्यम से। अरे यार, वो कक्षा 1-2 का बच्चा है, वो अपने बाप की नहीं सुनता, मम्मी की नहीं सुनता, टीचर की कहाँ से सुनेगा? टीचर बोला लिखो छोटा, वो वहीं टुकड़े कर करा के वहीं चट्टा लगा देगा। अब उससे कहो बेटा ये है कमल, इस पर बैठा है भौरा, और अभी लोमड़ी आ रही है इसे खाने के लिए, हालांकि लोमड़ी उसे नहीं खाती है, तो वो उसमें थोड़ी सी रुचि लेगा और उस पर ड्राइंग एंड पेंटिंग करता
रहेगा। जैसे वो मौर्य मॉन्टेसरी के साथ हुआ, छोटा बच्चा वो सर्किल बनाना चाहता था, उसमें ड्राइंग पेंटिंग करना चाहता था, लेकिन बड़ी बहन ने उसे भगा दिया। आपके साथ भी तो यही होता है कि आप जब अपना कोई असाइनमेंट बना रहे होते हैं ड्राइंग पेंटिंग, तो बच्चों को बहुत दूर रखते हैं। कहीं पता लगा आपने मेहनत करके ड्राइंग एंड पेंटिंग बनाई, वो छोटा भाई या छोटी बहन आई और रंग उनने उसमें उड़ेल दिया, तो कई बार काम खराब हो जाता है। कई बार तो ऐसा भी हुआ होगा कि आपसे असाइनमेंट बनाने के लिए आपकी फाइल कोई ले गया और इस दौरान वो दाल चावल खा रहा था, तो जितने खा रहा था उतने ही उसमें गिरा रहा था, और जब उसने आपको वापस किया तो उसमें दाल और चावल दोनों मिल गए। ऐसा हो जाता है अक्सर। हाँ, मेरे ज्योग्राफी की फाइल के साथ यही हुआ था। जो ज्योग्राफी की फाइल थी तो एक दोस्त को दे दी थी, उसने जितना खाना खाया वो उस पर बढ़िया करके निशान लगा दिए। मैंने कही अब बताओ इसका क्या किया जाए, अब इसका क्या किया जाए, तो करा क्या जाए, पन्ने चेंज करने पड़ गए। तो इसलिए कभी भी किसी की हेल्प करो तो कष्ट बराबर होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ इधर, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, ठीक है। नंबर 1, बच्चों द्वारा चरमानंद, परमानंद और असीमानंद की प्राप्ति। ये 3 शब्द क्या हैं, चरमानंद, परमानंद और असीमानंद। आपने इस छोटे वाले बच्चे को देखा, जमन को, ये तेजी से किलकारी भरता है और भाग लगाता है, ये इसका परमानंद है। बच्चे आनंद आता है। बच्चियां होती हैं वो मेले से छोटे छोटे बर्तन, छोटे छोटे भगोने और अकेले में बैठ के अपने आप खाना बना रही हैं, फिर अपनी गुड़िया की शादी भी करा रही हैं, उसके कपड़े बना रही हैं, ये उसका परमानंद है। वो अपने दोस्तों के साथ खेलने गया है, भले ही वो अपने कपड़े गंदे उंदे करके आ जाए, कुछ करके आ जाए, ये क्या है, उसका परमानंद है। वो देखा टायर, पहले के बच्चों को टायर मिल जाता था, वो टायर ही टायर भगाए पड़े थे, तो ये क्या था, परमानंद था। वो शुरू में साइकिल चला रहे थे, ये क्या था, परमानंद था। ये कुछ ऐसा होता है, इसको ऐसे मत करो कि आपके पास नई नई कार आई, एक्सयूवी, नई एक्सयूवी आप 20-25 लाख की खरीद लाए और आपने नई नई ड्राइविंग सीखी, अब आपको लॉन्ग टूर लगाने को मिल गया भरतपुर राजस्थान का, और हाईवे मिल गया बहुत बड़ा। और इसके बाद जब आप उसको चला रहे हैं और जो सॉन्ग बज रहा है वो परमानंद है, वो चरमानंद है। बात आ गई समझ में? मतलब आनंद से भी बढ़कर एक आनंद। वो और भी कई चीज़ों में आता है, जैसे आप ऐसे सोचो कि आपकी जो बहुत महत्वपूर्ण इच्छा है, चलो मैं उसको पॉइंट पे बता दे रहा हूँ। जैसे जिस दिन आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, आपने पता लगा 2-3 साल मेहनत करी, बीएड करने में मेहनत करी, सीटेट में गई, तो एक वक्त वो आएगा कि आपको आभास हो जाएगा कि कट ऑफ जो है वो कितनी गई है, 88 गई है, और आपकी कट ऑफ कितनी बन रही है, 90। ये आपको पता लग गया कि आपकी कट ऑफ आई है 90 और कट ऑफ गई है जनरल की 88, ठीक है। अब इतना तो क्लियर है, मेरा 100% होना है। अब जब वो जैसे ही वो लिस्ट आएगी और आप एंटर मारोगे और आपका नाम प्रकट होगा, उस समय जो आनंद आता है, तो सबसे पहले विद्यालय की तस्वीर आ जाती है। हाय कैसा विद्यालय होगा, कैसे बच्चे होंगे, कैसा माहौल होगा। और जब से वो रिजल्ट आता है, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती है, आपको सपने भी उसी विद्यालय के आते हैं, वहाँ के रास्ते के आते हैं, और इस दौरान आप फिर सोचते हैं मैं शुरू में तो किसी वाहन से जाऊँगी, ये स्कूटी पे जाऊँगी, फिर मैं अपनी कार ले लूँगी, फिर मैं ये करूँगी। मतलब अभी रिजल्ट आया ही है, ज्वाइनिंग नहीं हुई है। फिर वो जो आनंद आता है रात को जब आप सोते हो ना, तो अरे कार कौन सी लेना है, कलर डिसाइड कर लूँ, और आज कौन कौन से रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाना है, किस किस को पार्टी देना है। तो ये चरमानंद होता है, परमानंद होता है और असीमानंद होता है। अब किसी को पढ़ाई में आता है तो किसी को एक्स्ट्रा एक्टिविटी में आता है। जैसे एक लड़की जो पढ़ने का प्रयास कर रही है, असल में उसकी हॉबी पढ़ाई नहीं, कुकिंग है। तो जिस समय वो बढ़िया करके खाना बनाती है और मेहमान खाने के बाद जो कहते हैं अरे वाह, इसके जैसा खाना तो हमने कहीं भी खाया ही नहीं, तो ये क्या है, चरमानंद और परमानंद। फॉर एग्जाम्पल, आपको मछली बहुत पसंद है, वो भी रोस्टेड मछली बहुत पसंद है। अब आप जैसे देखो मुंह बिगाड़ने लगी पहले ही मछली के नाम से ही। अब आपको रोस्टेड मछली बहुत पसंद है। अब क्या हुआ, आपके दोस्त आ गए, बोले आज बनाएंगे, कोयला लेके आए, फिर बढ़िया करके अंगीठी लाए, फिर कुछ एंगल लाए, फिर उस पर टांगी, और टांगने के बाद वो जो कोयलों से बन रही है, भीनी भीनी जो खुशबू आपको आ रही है, तो आपको जो आनंद आ रहा है खाना खाने से पहले, वो क्या है, चरमानंद, जिसे कहते हैं मुंह में पानी आना। आ गया? नहीं, मैंने तो एक्चुअली मेरा तो यूरिक एसिड काफ़ी बढ़ा हुआ है। मैं अगर प्रोटीन डाइट में कुछ भी ले लेता हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं कोई भी प्रोटीन डाइट नहीं लेता। यहाँ तक कि दाल भी बनती है तो मुझे उससे बचना पड़ जाता है, क्योंकि फिर जो घुटनों में, समय दाल तो अच्छी लगती है भाई, दाल में अरहर की दाल है, टमाटर की फ्राई है, प्याज की फ्राई है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसके बाद जो पेन होता है वो कौन झेलेगा?
पता लगा थोड़ी देर का मज़ा और 4-5 घंटे का सजा। इससे बढ़िया हाँ ऐसा कर लेते हैं, अपना प्रोटीन लेवल हम लोग कम कर लेते हैं। एक हफ्ते में हमने कम कर लिया तो अंदाज़ लग जाता है कि प्रोटीन लेवल कम हो गया, अब तुम दाल खा सकते हो। अब लगातार 3 दिन दाल खा लिए 2 दिन तो मर जाओगे। अब खाने में भी आपको बचना पड़ता है। जैसे अब हमें तो माइंड में पहले से ही सेट हो रखा है कि प्रोटीन डाइट से बचना है। कई बार तो मन भी करता है बढ़िया बिरयानी बनी है चिकन की खाना है, लेकिन नहीं खा सकते ना, वरना बिरयानी खाई नहीं और तुम मरे नहीं यहाँ पे, तो वहाँ पे मन को मारना पड़ जाता है। तो ये क्या होता है, चरमानंद परमानंद, कि आपको आनंद आए। असल में कॉन्सेप्ट क्या है, जो बच्चा है अगर आप इसको समझे खेल विधि क्यों आई, खेल मेथड क्यों आया, तो आप इस चीज़ को कनेक्ट कर पाओगे। कनेक्ट कैसे कर पाओगे कि बच्चे का सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है, खेलने में। सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है, खेलने में। तो भाई वो पढ़ाई क्यों करे, जब उसे खेलने में मज़ा आता है तो पढ़ाई क्यों करे। हाँ एक कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, एक कंडीशन ये है कि जितना मज़ा उसे खेलने में आता है अगर उतना ही मज़ा उसे पढ़ने में आएगा तो क्या होगा, वो पढ़ेगा। और अगर उसे उतना मज़ा नहीं आएगा तो वो नहीं पढ़ेगा। तो बच्चे को जितना परमानंद खेलने में उसमें आता है तो उतना ही किस में आता है, चित्रों को देखने में। चित्रों को बना, जैसे मैम की बेटी है उसके लिए वो बढ़िया सा एक गधा बना दिया, फिर एक बिल्ली बना दी, एक कमल का फूल बना दिया, वो लगी रही। अब उसे दिया छोटा बड़ा, वो दिक्कत करने लगी। उसको दिया ABCD, वो दिक्कत करने लगी। तो इसमें बच्चों को, अब बच्चों को क्यों, आपको भी तो मज़ा आता है। अभी अगर इसको चंपक पकड़ा दी जाए तो वो बड़े बड़े कान उसके किसके, खरगोश के, और वो उसमें चींटी चलती हुई, मतलब काफ़ी चित्रात्मक से इंटरेस्ट सभी को आता है। तो क्लियर हो गया, जितना बच्चे को मतलब आनंद से भी बढ़ के आनंद जितना खेलने उलने में आता है उतना ही अगर उसको पढ़ाई में आएगा तभी वो पढ़ाई करेगा। भाई गणित तुमको क्यों नहीं आता, गणित में मज़ा नहीं आता, और जिसको मज़ा आता है वो MSc भी करे हुए है, वो PhD भी कर रहा है और वो बाकायदा उसमें रिसर्च कर रहा है। आगे देखो, चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास। अगर ये चित्र बच्चे को दिखाओगे और वो अपनी अभिव्यक्ति का विकास कर रहा है, इसका मतलब काम सही हो रहा है। बच्चों में रचनात्मकता का विकास। रचनात्मकता भी कैसे आती है, अब अगली कहानी तुम बनाओ। अब वो गया, उनने कौन सी बनाई, वो जो सियार जो था कोई हल्की कहानी बनाई, जैसे लोमड़ी वाली बना दी, तो वो लोमड़ी बना लाया। सर जी मैं बताऊं कहानी क्या है, हाँ बताओ। एक लोमड़ी थी, वो घूम रही थी, अंगूर जो थे ऊपर थे, उसे अंगूर नहीं मिले और अंत में उसने कहा अंगूर। तो ये क्या है, अपनी अभिव्यक्ति। बहुत अच्छी करते हैं बच्चे। क्लास में दोस्त का फोटो बना देंगे, उसके ऊपर एक बोतल दिखा देंगे कि उसके ऊपर कोई पानी फेंक रहा है, तो ये क्या है, अभिव्यक्ति होती है। चित्रों में रुचि होने से लेखन विकास क्या होता है, लेखन विकास होता है। चित्रों में रुचि आएगी, लेखन विकास, ना कि लेखन को उच्च स्तर पर लाना। ये उम्मीद ना करें प्राइमरी के बच्चे से वो बिना व्याकरण की गलती के लिख सकता है, वो बहुत अच्छे राइटिंग में लिख सकता है। ये उम्मीद ना करें कि वो अपने लेखन को उच्च स्तर पर लाए, अपनी भाषा में बहुत अच्छे कीवर्डों का इस्तेमाल करे। जो उम्मीद ना करें, मतलब लेवल स्तर ना बढ़ाए। ऐसी उम्मीद मत करो कि तू बिना गलती के लिख, तू बहुत अच्छा लिख, ऐसा उम्मीद ना करें। बस क्या है, उसका लेखन में पहले विकास हो जाए। बोलते चित्रों से कल्पना शक्ति का विकास होता है। कल्पना शक्ति का विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब आगे और कर दिया, यहाँ पे एक वो बना दिया जाल। अब कौवे ने पानी पिया, जाल में फंस गया। अब वो बहेलिया आया, उनने जाल से निकाला, बेच दिया या जो भी करा। खैर कौवा नहीं, चिड़िया यहाँ हो सकती, कौवा कौन खरीदेगा। अरे कौवों से पता है क्या है, छत पे, हमारी छत पे प्रॉब्लम क्या है कि जैसे चिड़िए हैं, चिड़िए के लिए पानी रख रखा है, तो कौवा क्या करता है, कोई ना कोई टुकड़ा ले आता है। माइंडेड पक्षी है, जैसे वो कोई मीट का टुकड़ा ले आया या कोई हड्डी ले आया या कोई बिस्कुट ले आया, वो पानी में डाल देता है और उसको डुबो देता है, और जब वो फूल जाता है फिर उसको खाता है। कई बार उसमें डाल के ही भूल जाता है। अब वो चिड़ियों के लिए पानी का बर्तन था तो चिड़ियों के लिए पानी का बर्तन तो ख़राब कर दिया था, तो हमें बार बार चेंज करना पड़ रहा था। इस बार हमने सोचा दूसरा बर्तन लाते हैं बड़ा, जिसमें कौवे के लिए, तो कौवे ने वो भी ख़राब कर दिया, कौवे ने वो भी ख़राब कर दिया। अब चिड़ियाँ पानी कहाँ से पी हैं। अगली बार जब कुछ समझ में नहीं आया तो क्या लाया जाए, जो वॉशिंग मशीन का ढक्कन था वो ही उखेड़ लिया। अब वॉशिंग मशीन का ढक्कन तो बड़ा ढक्कन होता है ऊपर का, अब उसमें पानी भरा है। अब वो कौवा समझ गया कि मुझे इसी में पीना है, तो वो चिड़ियों, उसमें पानी बहुत है, तो जैसे ही कौवा आता है तो बड़ा पानी देखता है तो खट उधर ही आ जाता है। अब चिड़ियों के लिए जो है, क्योंकि पानी बेकार हो जाता है कुछ डलने के बाद में, अब चिड़ियाँ साफ़ पानी पीती हैं और कौवा भी अलग। लेकिन मम्मी ने बहुत प्रवचन दिए, वॉशिंग मशीन का ही ढक्कन मिला था उखेड़ने के लिए, जे वो है। और सुनो, महक मैडम का क्या हिसाब रहता है चिड़ियों को दाना डालना।
पक्षियों को दाना डालना, विशेषकर कुछ जो पाख्ता हैं वो हिल गए हैं, लगभग ये 12-13 पाख्ता हैं जो लगातार डेली दाना खाने आते हैं। तो एक बेनिफिट तो ये है कि उनको दाना पानी मिल रहा है, और ना चाहते हुए कुछ अनचाहे मेहमान भी आ गए हैं, जैसे चूहे इतने इतने मोटे जो कि पड़ोसियों के घर में रहते थे। अब उन्होंने एंट्री मार दी हमारे घर में, उनको भरपूर अनाज मिल रहा है, गेहूँ मिल रहे हैं, चावल मिल रहे हैं, दाल मिल रही है। यहाँ तक तो ठीक था, तुम आओ खा के चले जाओ, हमें तुमसे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने एंट्री मारी मेरे कमरे में, और एंट्री मारने के बाद फिर एंट्री मारी नीचे। अब 2-2 चूहेदान हैं और दोनों हर समय फुल रहते हैं, इधर चूहेदान लगाओ, इधर चूहा आ रहा है। अब अम्मी इस चीज़ को लेकर बहुत प्रवचन देती हैं कि अब पक्षियों को दाना मत डाल देना, वरना क्या होगा, चूहे आ जाएंगे। अच्छा, छोटा चूहा है तो बर्दाश्त भी हो जाए, भारी भारी चूहे आते हैं निकल के, वो और ख़तरनाक चूहे होते हैं। एक दिन तो मैं इतना डर गया, सो रहा था, अचानक मेरी आँख खुली, लगभग 2 बजे के आसपास धड़पड़ हुई एकदम। तो मुझे लगा कि कुछ जैसे जहाँ पहली बात तो जहाँ चूहे होंगे वहीं सांप होगा, सांप चूहों के पीछे आता है। मैंने आज तो सांप आसिफ कमरे में आ गया, मैंने देख के चेक करा तो इतनी मोटी पूंछ, इतनी लंबी। मैंने या तो चूहे की है या सांप की है। मैंने ट्राई करा तो 4 चूहे भारी भारी और मेरी अलमारियों पे कूदा फांदी कर रहे हैं। उनको रात को भगाया वहाँ से। अब कहाँ तक भगाओगे, वेंटिलेटर में से आ जाते हैं ऊपर से वो, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन किस्मत ये अच्छी है, एक बिल्ली है, वो बिल्ली कहीं से आ गई, वो मेरी चारपाई के नीचे ही रहती है हर समय। अच्छा, मैं उसको मना भी नहीं करता हूँ, तो मैं गेट खोल देता हूँ, चारपाई के नीचे वो आराम से आकर बैठ जाती है। उसने एक एक करके 4 चूहे फिनिश कर दिए, अब कोई भी चूहा नहीं बचा है। अम्मी कह रही है चूहेदान में चूहे फंस क्यों नहीं रहे हैं, तो मैंने उन्हें बताया मैंने बिल्ली आ गई, लेकिन एक आफत और आ गई है। अब बिल्ली आ गई है, अब वो कभी कभी नीचे भी एंट्री मारती है, तो दूध को फ्रिज में रखना पड़ता है या जाल में रखना पड़ता है। तो कहने का मतलब, जब भी आप एक सही काम करते हैं, दूसरा गलत काम खुद ब खुद हो जाता है। अब बिल्ली की दूध की समस्या है, उसका एक छोटा बेबी भी है, प्रिंका इतना बड़ा है, वो यहाँ रहता है टमटम के नीचे। हाँ, छोटा सा है, कतई ब्लैक कलर का है। उसकी माँ वो है बड़ी वाली, वो कभी कभी चूहा पकड़ के ले भी आती है इधर, वो भी खा लेता है इधर को, तो वो ही रहता है। अगर मैं रात को 8 बजे आता हूँ, वो नीचे ही बैठा हुआ मिलता है इंतज़ार में, मम्मी कुछ लाएंगी और मैं कुछ खाऊंगा। मैंने कई बार उसे देखा यहाँ पे बैठा हुआ रपटा है, भाग भी गया। और वो बिल्ली तो मिली नहीं आज तक, वो जो वाइट वाली थी वो कोई चुरा के ले गया। वो बिल्ली किसी ने चुरा ली, बहुत बढ़िया और सीधी बिल्ली थी, कई दिन सोई मेरे साथ में, काटा नहीं कहीं भी। हाँ, सतपाल सर के पास भी सोई थी, वो बहुत बढ़िया बिल्ली थी, उसको कोई चुरा ले गया। तो ये समझ में आ गया, चित्रों का विकास होता है। अर्थ ग्रहण, अर्थ को ग्रहण करना, ये ठीक वैसा ही होता है कि जैसे आपने कोई लेटर पढ़ा, उसका मतलब समझ गए, पता लगा पड़ोसी लड़के ने गोड़ी मूड़ी करके आपके यहाँ लेटर भेज दिया, अब आप उसका अर्थ ही नहीं समझ पा रहे, वो कहना तो कहना क्या चाह रहा है, तो इसे कहते हैं अर्थ ग्रहण। आप उस लेटर का सेंस समझ सको, या किसी नए नंबर से आपके पास व्हाट्सएप मैसेज आ गया, तो आप सेकंडों में उसका अर्थ समझ लेते हैं, चाह क्या रहा है, ये चाह, इसी को कहते हैं अर्थ ग्रहण करना। प्राथमिक स्तर का उद्देश्य छपी सामग्री, जो प्रिंट सामग्री है, उसका अर्थ समझना। और आपके साथ यही तो होता है, आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ा दो, आपको कहो रीडिंग हो गई, करो रिफ्लेक्शन 0, तो आप क्या करते हो, अर्थ ग्रहण नहीं समझ पाते हो। और अगर इसकी जगह पे एक अच्छा सा लेटर आ जाए तो कल ही पहुंचोगे उसकी मम्मी के पास, लड़का निकालो अपना, है कहाँ, उसकी इतनी हिम्मत, लेटर भेजेगा, और तुम उसके 2-3 थप्पड़ लगाई आए, तो वहाँ तो तुम अर्थ ग्रहण कर रहे हो। लेकिन जब तुमको रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन कराया जाता है तो कुछ के 90 नंबर भी आते हैं, कुछ के अच्छे नंबर हैं, जैसे सकू भी है, बहुत बढ़िया रिफ्लेक्शन देती है। तो कहने का मतलब, इसको कहते हैं अर्थ ग्रहण, कि प्राथमिक स्तर पर बच्चा जो प्रिंट सामग्री है उसका अर्थ समझ सके। लिपि के अभाव में पढ़ा नहीं जा सकता। ये लिपि और भाषा में क्या अंतर होता है? जैसे एक शब्द है भाषा, एक शब्द है लिपि। एग्जाम्पल देके बताओ, विदाउट एग्जाम्पल हमें भी कुछ समझ नहीं आता। चलो, ये क्या हो गया, हिंदी भाषा हो गई, लिपि देवनागरी। कहने का मतलब भाषा को लिखने का स्टाइल। इंग्लिश की क्या है, इंग्लिश की लिपि क्या है? लैटिन, लैटिन है रोमन है, बताओ। मैं तो कंफ्यूज कर ही रहा हूँ, तुम अपना बताओ ना क्या। तो लैटिन किसने कहा? तो लैटिन क्या है? जैसे हिंदी की प्राचीन भाषा संस्कृत है, वैसे ही इंग्लिश की लैटिन है। इंग्लिश को रोमन लिपि में लिखा जाता है। पंजाबी को किस में लिखा जाता है? गुरमुखी में।
हिंदी को देवनागरी में, संस्कृत को देवनागरी में, ठीक है। लिखने का ये पैटर्न होता है, ठीक है। तो ये भाषा होती है, ये लिपि होती है। तो कहने का मतलब क्या है, लिपि के अभाव में आप नहीं पढ़ सकते। लिखने का स्टाइल, हर भाषा की अपनी लिपि होती है। शब्दावली एवं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इस पॉइंट को समझ गए तो असल में तुम्हारा सीटेट हो गया। केवल ये पॉइंट अकेला समझ है, और जो इसको नहीं समझा वो सीटेट में फंसता है। वो कह रहे हैं सबसे पहले क्या तैयार हो, शब्दावली। सबसे पहले क्या तैयार हो, शब्दावली। अबे ही फोड़ेगा। तो शब्दावली में क्या होता है, वोकाबुलरी होती है। जैसे आपके शब्द आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ शब्द क्या हैं, जैसे आप देख रहे हो समृद्ध वातावरण, और क्या है लेखन विकास, परमानंद, ये क्या है चरमानंद। तो ये सब क्या होते हैं, शब्दावली। अगर किसी विषय पे महारत हासिल करना है, अगर किसी विषय में पांडित्य स्थापित करना है, अगर किसी विषय में विद्वान बनना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि उसकी जो वोकाबुलरी है, उस वोकाबुलरी को बहुत ज़्यादा फिट करना पड़ेगा। और आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है कि आपको शब्दों के अर्थ ही नहीं पता होते हैं, जिसके कारण आप उसका अर्थ नहीं समझ पाते। तो सबसे पहले क्या स्पष्ट हो, फिर क्या स्पष्ट हो, धारणा या अवधारणा, मतलब उसके बेसिक कॉन्सेप्ट। मुझसे किसी ने यह क्वेश्चन पूछा था कि सर 100 नंबर की साइकोलॉजी आती है DSSS में, इसके आधे क्वेश्चन नहीं बनते, या हम अपनी साइकोलॉजी कैसे क्वेश्चन बनाएं। तो मेरा यही जवाब है कि सबसे पहले जो साइकोलॉजी की शब्दावली है वो क्लियर कर लो। अब जैसे ही मैं कहूँ आपसे निष्पत्ति, आपको बताओ निष्पत्ति का मतलब क्या है, प्रस्तुतिकरण। क्योंकि क्लियर है तो मैडम ने बता दिया, ऑलरेडी सीटेट क्वालिफाई है। तो कहने का मतलब पहले उस साइकोलॉजी की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इसके बाद उसकी अवधारणाएं, यानी उसके कॉन्सेप्ट कि प्याजे क्या कहता है, बाइगोट्स क्या कहते हैं, थर्नडाइक क्या कहते हैं, कोहलर क्या कहते हैं, कोफका क्या कहते हैं, बंडूरा क्या कहते हैं, यह आपको क्लियर होने चाहिए। जब ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब आप थोड़ा सा विषय से जुड़ोगे, इसके बाद ही विषय को समझा जा सकता है। अगर हिंदी को समझना है, डायरेक्ट हिंदी को मत समझना। सबसे पहले तो ये समझो कि हिंदी का जो नाम पड़ा है वो किस भाषा से पड़ा है, वो भाषा कौन सी थी, हिंदी के विकास में कौन कौन से कवियों का मुख्य योगदान रहा है, ये कबीर कौन है, ये सूर कौन है, नानक कौन है, रैदास कौन है, जयशंकर प्रसाद कौन है, सुमित्रा नंदन पंत कौन है, महादेवी वर्मा कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन है। जब तक आप उसके कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे वो विषय आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे ज्योग्राफी है, लोग कहते हैं ज्योग्राफी समझ नहीं आती, एनवायरनमेंट समझ नहीं आता। भाई तुमको कैसे समझ आ जाएगा, ज्योग्राफी में सबसे पहले तो आपको उसकी शब्दावली आनी चाहिए। अब उसने कहा उपागम, मानवीय उपागम। अब आपको ये नहीं पता मानवीय उपागम क्या होते हैं तो आप क्या समझोगे। मानवीय का मतलब मानव, उपागम का मतलब विचार। फिर जो उसके कॉन्सेप्ट हैं, 3 ही कॉन्सेप्ट हैं ज्योग्राफी के, कौन कौन से हैं, निश्चयवाद, नव निश्चयवाद और संभववाद। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे। अभी भी मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्पष्ट होने चाहिए। जब कॉन्सेप्ट स्पष्ट होंगे विषय समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बच्चे को क्या पढ़ाओ, ये बच्चे के लिए भी है, ये आपके लिए भी है। बच्चे को क्या कराओ, शब्दावली, फिर भाषा, और फिर भाषा की अवधारणा, और इसके बाद विषय समझ में आ जाएगा। अब जैसे बच्चे को तुम्हें चट्टान पढ़ाना है, पढ़ाओ, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। उसे बताओ एक चट्टान होती है आग्नेय, आग्नेय का मतलब होता है आग। अब वो समझ गया, आग चट्टान किससे बनी, आग से। जब ज्वालामुखी फटता है तो क्या होता है, आग निकलती है, और साथ में लावा निकलता है, और लावा निकल के जम जाता है, वो आग चट्टान होती है। भाषा सिखाने में त्रुटि या गलती, ये आप जानते ही हो कैसे, अभिन्न अंग हैं। भाई अगर मैं रोटी बनाना सीखूंगा तो गलती तो मुझसे होगी। क्या तुम मुझसे ये उम्मीद करोगे कि एक बार में गोल बन जाए? कभी आपके साथ भी क्या होता है, ध्यान कहीं और होता है, तब भी रोटी गोल बनती। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट लंबे समय तक सीखा है। और जैसे इसको ऐसे समझो, कोई नया लर्नर है, किसी ने नई कार सीखी है, तो वो गाने को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। गाने को बर्दाश्त, वो कहेगा भैया गाना बंद कर दो, हमें डिस्टर्ब हो रहा है।
क्योंकि एक तरफ तो माइंड लगा रहा है गियर चेंज करने में, एक तरफ माइंड लगा रहा है क्लिच ब्रेक में, और ऐसे में गाना चल गया सॉन्ग तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो नया लर्नर है। और जब आप लर्निंग सीख जाते हो फिर तो कान पे मोबाइल लगा है, मुंह में पान है, इधर सिगरेट लगी है, हाथ में एक दारू की बोतल है, इधर गाना बज रहा है, तो फोन पे भी बात चल रही है, दारू भी पी रहे हो, सिगरेट भी पी रहे हो, पान भी खा रहे हो, और पास जो बैठा हुआ बंदा है उससे बात भी कर रहे हो, और रोड के नियम भी चला रहे हो। और इसके बाद ये क्या हो रहा है? ये तब हो रहा है जब आप लर्निंग अच्छे से सीख लिए, लेकिन शुरू में आप गलती कर रहे थे। पता लगा था गियर डालना था चौथा, लगा दिया पांचवा, गियर डालना था तीसरा, लगा दिया दूसरा। ठीक है, वैसे दारू पी के ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, दारू पीने के बाद डेथ होना पक्का है, क्योंकि जब आप दारू पी लेते हो इसके बाद जो आपका माइंड है वो डोपामाइन रिलीज करता है बहुत बड़ी मात्रा में संभलने के लिए, और उस डोपामाइन में क्या होता है, आपको एक रोड दो रोड दिखते हैं, एक कार दो कारें दिखती हैं, और आप एक्सीडेंट करके खुद की मौत। तभी तो वो रोड पे लिखा होता है धीरे चलें, कोई आपका इंतजार कर रहा है, पर ये नहीं लिखा वो कौन इंतजार कर रहा है। वहाँ भी साइकोलॉजी है। अगर वो मैरिड बंदा होगा तो वो मान लेगा हाँ बीवी या बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अनमैरिड होगा तो वो इंतजार कर रही है, या अगर माँ से या पिता से प्यार करता होगा तो वो अपने आप हिसाब से होता है कि कृपया धीरे चलें, घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है, पर उस कोई को वो डिफाइन नहीं कर पाते वो कोई कौन है। वो अपने आप तो कहने का मतलब ये है कि गलती करना लर्निंग का एक अंग है। अगर कोई गलती कर रहा है तो ये कोई बड़ी गलती नहीं है, ये एक प्रोसेस है, और सीखने के बाद गलतियां बंद हो जाती हैं। ये अस्थायी हैं, मतलब स्थायी नहीं है गलतियां, त्रुटियां जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। ये इससे बच्चे की सोच और पैटर्न का पता लगता है। जैसे मैं कहूँ बताओ 1857 क्रांति के बारे में, तो अब आपको पता है नहीं पता है, अगर आप जवाब दोगे या बताओगे तो आपकी सोच या आपके माइंड में जो चल रहा है उसके पैटर्न का पता लगेगा। इंटरव्यू में क्या होता है वो यही तो करते हैं, आपकी सोच और पैटर्न का पता लगाते हैं। जैसे मुझसे इंटरव्यू में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर बच्चा बहुत शैतानी कर रहा है और वो नहीं मान रहा है तो मेरे मतलब उसे पीटना चाहिए, तो वो आखिरकार आपका व्यू जानना चाह रहे थे कि आपके अकॉर्डिंग क्या है। तो हमें उसे पीटना नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि बच्चे को समझाना चाहिए त्रुटियां जो हैं वो एक अंग है, उसका सोच और पैटर्न पता लगता है। जैसे कई बार आपने किसी को पीटने का तरीका बनाया, प्लानिंग करी, अब दूसरे ने कुछ अलग प्लानिंग करी, तो ये क्या होता है? पैटर्न, उसकी सोच कि आपका क्या तरीका है क्या तरीका नहीं है। जैसे आपके साथ भी होता है, घर पे अचानक 10-15 मेहमान आ गए तो सास का पैटर्न अलग होता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, बहू का पैटर्न होता है नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, और इसी बीच दोनों में कलेश हो जाता है कि तुम या तो अपना चला लो या हमारा चला लो, और जब काम बिगड़ जाता है तो ठीकरा एक दूसरे के सर पे फोड़ दिया। हमने तो पहले ही कहा था ये तरीका काम ही नहीं करेगा, तुमने हमारी बात मानी नहीं, और अगर सही हो गया तो हमने तो पहले ही कहा था अगर ऐसा करोगी तो बढ़िया होगा। तो त्रुटियों से बच्चे की सोच या पैटर्न पता लगता है। बालक की अवधारणा के विषय में पता लगता है कि उसका कॉन्सेप्ट माइंड में सही है या गलत है। जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ तभी पता लग जाता है कि आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो सही है या गलत है। त्रुटियों को ही ध्यान में ना रखें, ये स्वाभाविक है। पता लगा गलती कर दी तो ये ही नहीं कि आजा बेटा तुझे निपटा दे पहले, ऐसा नहीं है। गलती कर रहा है तो ये स्वाभाविक चीज़ है। पीआरटी स्तर, ये पीआरटी क्या होता है? हाँ, पीआरटी स्तर क्या होता है? अरे प्राइमरी स्तर। जब तुम फार्म डालोगे DSSC में या केंद्रीय विद्यालय में तो 3 फार्म पढ़ते हैं बीएड वालों के। पहला फार्म पढ़ता है पीजीटी, नहीं उसमें 4 फार्म पढ़ते हैं बीएड वालों के। पहला फार्म पढ़ता है प्रिंसिपल के लिए, दूसरा फार्म पढ़ता है पीजीटी के लिए, तीसरा पढ़ता है टीजीटी के लिए, चौथा पढ़ता है पीआरटी का मतलब प्राथमिक स्तर, जिसको बेसिक शिक्षा कहते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के संदर्भ में अगर बच्चा गलती कर रहा है तो गलती का पता लगाकर उस पर सार्थक टिप्पणी करो। जैसे आपके साथ होता था, जब होमवर्क करके ले जाते थे तो टीचर कुछ टिप्पणी लिख देता था, वो भी बहुत गलत गंदे राइटिंग में, जो समझ में नहीं आता था। उसके पीछे भी साइकोलॉजी है। गलत राइटिंग में टिप्पणी इसलिए करी जाती है ताकि बच्चा आपके पास चल के आए, सर जी आपने क्या लिखा है। कई बार लेसन प्लान आपने चेक कराए होंगे तो उसको चिकने विकने बना देते होंगे इस तरीके से वो, और फिर आप लेके पहुँचे होंगे सर आपने क्या लिखा है। उसका उद्देश्य ये होता है अगर शुद्ध भाषा में लिख दिया तो बच्चा पूछने ही क्यों आएगा, वो खुद ही समझ जाएगा, पर टीचर उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, आपकी गलती को बता सके। तो क्या करें, उस पर सार्थक टिप्पणी करें, सार्थक अभ्यास करवाएं। सार्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ हो। पता लगा कि जैसे एक मूवी थी, कौन सी थी, 1 2 3 4, वो उसमें पापा पापा करता रहता है, सुनील शेट्टी, 1 2 3,
तो उसमें क्या कहते हैं, मर्डर करना है तुम्हें, किसका, लक्ष्मी नारायण का। तो वो कहते हैं पापा मर्डर तो दूर, मुझे मक्खी मारना भी नहीं आती। बोले ऐसा है, अब इनको मक्खी मारना सिखाओ। तो ये असार्थक हो गया या निरर्थक हो गया। भाई मर्डर करना है लक्ष्मी नारायण का, अब वो कह रहे हैं पापा मुझे मक्खी भी मारना नहीं आती। बोले अब इसे मक्खी मारना सिखाओ। अब मक्खी मारने से मर्डर करने का क्या मतलब। बहुत अच्छी मूवी है, कभी अगर आप देखो तो उसकी एक बात अच्छी लगती है, उनका गैंग होता है, वो अपने बॉस को पापा पापा कहते हैं। अब जब सुनील शेट्टी उनके साथ कई दिन रह लेता है तो कहते हैं सुनील शेट्टी तू जा। सुनील शेट्टी को वो छोड़ने जाते हैं तो भावात्मकता में आके सुनील शेट्टी क्या कहते हैं, पापा। वो कहते हैं अरे पापा इसने आपको पापा बोला। बोले जल्दी सेल्फी लो, अब तुम हमारे ग्रुप के मेंबर हो गए, अब तुम कहीं भी नहीं जाओगे क्योंकि तुमने क्या कह दिया, पापा। और हर चीज़ में क्या लगा देते थे, ऐसे लगा देते थे, जैसे पिंटोस बम्स। तो बड़ी अच्छी मूवी है। तो उसमें कहने मतलब निरर्थक जिसका कोई अर्थ ही ना हो। पता लगा बच्चे ने गलती करी है पहाड़ा लिखने में और तुम कह रहे जा बेटा बड़माला लिख के ला। तो मर्डर करवाना था, करवा रहे मक्खी का मर्डर। तो ये नहीं होना चाहिए। तो आपकी टिप्पणी और अभ्यास क्या होना चाहिए, सार्थक। विद्यालय और परिवेश की भाषा में एक रूपता होनी चाहिए। पता लगा घर पे वो कह रहा है लोटी और विद्यालय में कह रहा है रोटी, ऐसा नहीं है। जो कीवर्ड वो घर पे बोले वही विद्यालय में बोले, दोनों की भाषा में एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर पे तो यहाँ तो आप जैसे बहुत अच्छी और विशिष्ट भाषा का प्रयोग कर रहे हो और घर पे जाके उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग कर रहे हो। यहाँ घर पे तो बहुत गाली वाली देते रहते हो और यहाँ बहुत आप ये करके बात करें। एक रूपता होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप घर पे गाली दे रहे हैं तो विद्यालय में भी गाली दें, ऐसा नहीं है। मतलब आप जैसा विद्यालय में अच्छा अच्छा बोल रहे हैं वैसे ही घर पे अच्छा अच्छा बोलें। सुधार के नाम पर अधिक टिप्पणी ना करें। ऐसा नहीं है कि सुधार के नाम पर पकड़ लिया उसे, कल को बुला कर ला अपनी मम्मी को और पापा को, हुआ उसको कमेंट ज़्यादा कर दिए उस पर, तो उस पर लिमिटेड टिप्पणी करें, लिमिटेड उसको बताएं। ये नहीं ज़्यादा ही उसे टॉर्चर कर दिया। समृद्ध वातावरण में बालक स्वयं परिमार्जन करके सीख लेता है। अगर वातावरण समृद्ध है, वही वाली बात आ गई, अगर भाषा का अच्छा माहौल है और बच्चा कह रहा है सोनू खाना खाती है, तो बच्चा अपने उस माहौल में जाके क्या कहेगा, सोनू खाना खाता है। वो स्वयं से करेक्शन कर लेगा। कई बार आपको नए बच्चे को कपड़े पहनने का तमीज़ नहीं होता है, पता लगा वो टी शर्ट पहना उन्हें अंदर बैठ के कर ली, लेकिन जब वो बाहर जाके देखता है कि ऐसे नहीं ऐसे होता है तो वो अपने आप सुधार कर लेता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं उन्हें पता नहीं कि बेल्ट अंदर लगाई जाती है बाहर लगाई जाती है, तो वहाँ वो परिमार्जन अपने आप कर लेता है। जैसे कुछ लोग तो बेल्ट ऐसा लगाते हैं उसका काम ही नहीं है, केवल 100 पीस में ही बेल्ट आ जाती है, ठीक है। तो वैसा ही कुछ ये है कि बच्चा जैसे माहौल में देखेगा और वैसे ही सीख लेगा। अगला कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे महत्वपूर्ण दो बातें हैं। एक है पढ़ना सीखना और दूसरा है अनुमान लगाना। असल में जो आपका रीडिंग रिफ्लेक्शन होता है उसमें मेन काम अनुमान लगाना होता है, तभी तो आप क्या कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। तो इस तरीके से ये आपका अध्यापन अधिगम सामग्रियाँ और इसका पार्ट 2 हो गया, ठीक है। और कोई क्वेश्चन?